हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी के एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और ये फोर्थ वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो दे चुका हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ जो पिछले ईयर्स में यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी रखा हुआ है, और कुछ नए क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाले कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि जो वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो है वैदिक संस्कृति के कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो जो यानी कि 6 मंडल जो है उनको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। तो वो है 2 से 7 तक के मंडल। 2 से 7 तक के मंडल जो है इनकी रचना पहले हुई थी, और बाकी जो 1 और 9 है जो है उनकी रचना बाद में हुई थी। तो इसलिए जो पहले इनकी रचना हुई है 2 से लेकर 7वें मंडल तक की, इसलिए उनको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, अगला है, इस वेद में जादुई माया और वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है। मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वहां पे आपको देखने के मिलते हैं। तो आपका है अथर्ववेद। ठीक है, आर्य शब्द क्या है? आर्य शब्द एक प्रकार के भाषा समूहों के बारे में बताता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। 1028 आपके सूक्त हो जाते हैं, और 10,462 यहाँ पे ऋचाएं हो जाती हैं। ठीक है, इसके पाठ करने वाले को पहले भी, इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा, होत्र कहा जाता है। ठीक है, उसमें प्रत्येक में अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चन आपके पास डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको भी जरूर आप देखिएगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और कहाँ पर आकर बसे थे? पंजाब में आकर बसे थे। ठीक है, अगला है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में लिखा गया है? तो अंत्य गद्य और पद्य दोनों में इसका उल्लेख है। ये आपका है यजुर्वेद। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कहा गया है वो किस वेद में कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया, और ये कहा गया है सामवेद में। किसमें कहा गया है? सॉरी, अथर्ववेद में। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था क्या थी? तो प्राचीनतम संस्था जो थी वो थी विदथ थी। क्या थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के तुरंत बाद जिसकी रचना हुई थी वो थी शतपथ ब्राह्मण था। क्या था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। तो ब्राह्मण ग्रंथों जो में से सबसे प्राचीन जो है वो आपका आ जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद, इसमें जो है यानी कि जो वेद जो है उनको समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ हो, यानी कि संहिता या संहिता बोल सकते हैं उनको, वेदों की संहिता भी बोला जाता है। तो उनके बाद जो है ब्राह्मण आर्य उपनिषद हुए थे, है ना, उपनिषद की रचना की गई थी। वहीं पर जो ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो वैदिक साहित्यों या जो संहिताओं या वेदों की व्याख्या के लिए या उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो हर किसी का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, वही है यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय ब्राह्मण हो जाएगा और शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद का हो जाता है, सामवेद का हो जाता है पंचविश। सामवेद का हो जाता है पंचविश। ठीक है, सामवेद का कौन सा है? पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं, अथर्ववेद का है गोपथ। ठीक है, अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलाना जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। अगर पूछ ले आपके पास ऐत्रेय ब्राह्मण जो किससे संबंधित है, तो भाई वो आपका ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो रचना हुई है वो शतपथ ब्राह्मण की हुई थी। जैसे कि मैंने कहा कि ऋग्वेद के तुरंत बाद जो रचना हुई थी वो किसकी रचना हुई थी? वो हुई थी शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई थी। अगला है, गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? वो हुआ था उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र की अवधारणा आई, जाति व्यवस्था। ठीक है, तो यहीं से ये शुरू होती है, गोत्र और जाति व्यवस्था वो आपके उत्तर वैदिक काल से शुरू होती है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के विवाह जो थे वो उस समय प्रचलित थे, जिसमें अनुलोम विवाह था, जिसमें अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, इन दोनों का विवाह होगा तो अनुलोम विवाह कहलाएगा। और प्रतिलोम विवाह होता था कि उच्च वर्ण की नारी या उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। ठीक है, तो वो होता था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो अनुलोम विवाह का मतलब हो गया उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी और
निम्न वर्ण का पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक युग में यव होता था। यव होता था, जौ को यव कहा गया है, जबकि चावल को ब्रीही कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में जो फसलें जो थी वो, यानी कि वैदिक काल के लोग जो थे वो गेहूं, जौ, चावल आदि फसलों से तो आ, परिचित हो चुके थे। जहां पर जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया जाता था, जौ को यव कहा जाता था, वहीं जो आपका चावल है उसके लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका शब्द का प्रयोग मिलता है, ब्रीही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ब्रीही शब्द प्रयोग किया जाता था, ये अगला क्वेश्चन वही आपके पास। तो चावल के लिए कहा गया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अथर्व का अर्थ होता है, अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना या पवित्र जादू जो है उसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, कल्प सूत्र, कर्मकांड, निरुक्त जो है आपके पास जाएगा भाषा शास्त्र या व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद यानी कि छंद शास्त्र, यानी कि 1 2 3 4 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। तो जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है वो व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी कही जाती है, या प्राचीनतम व्याकरण पुस्तक भी कही जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे पुरानी स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। ठीक है, अगला है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? तो महाभारत को आदि काव्य कहा जाता है। वहीं सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण आपका जो है वो मिल जाता है मत्स्य पुराण। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मिलता है हमारा मत्स्य पुराण। जो पुराण जो है उनकी संख्या है 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जहाँ पे हमें मुख्य रूप से 5 पुराणों के बारे में जानकारी मिलती है। 5 पुराण प्रमुख हैं, 5 जो है, जिसमें आपके पास मत्स्य पुराण आपके पास जाएगा। ठीक है, वह मत्स्य हो जाएगा, वायु हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा, ब्राह्मण पुराण हो जाएगा और भागवत पुराण हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण हो जाएगा, जहाँ पे सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है। वहीं अगर आप बात करते हैं कि विष्णु पुराण, जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण जो है वो आपका है मौर्य वंश से संबंधित। देखो, मौर्य वंश, विष्णु विष्णु भगवान का मुकुट है, वहां पर क्या होता है? मोर पंख लगा हुआ होता है। ठीक है, वो तो मौर्य वंश से संबंधित है। वहीं बात करते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है, वायु हमें दिखती है नहीं लेकिन होती है, गुप्त होती है वायु, तो यानी कि वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि आपके जो 18 पुराण है, 18 पुराण में 5 मुख्य रूप से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मत्स्य पुराण यानी कि जो राजाओं से संबंधित है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराण। ठीक है, तो 18 पुराणों में सबसे प्राचीन जो है वो आपकी हो जाएगी मत्स्य पुराण हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।